Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बच्चों आपकी एग्जाम पूरी हुई। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में सक्सेसफुली कोविड-19 की पोजीशन में पास होने के बाद सबको कांग्रेचुलेशन बच्चों। अब आप लोग एंटर हो चुके हैं एम वर्ड मास्टर ऑफ कॉमर्स। अब जो कोरोना वायरस की पोजीशन है आप सबको पता होगा बच्चों, स्कूल, कॉलेजेस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट नॉट परमिटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है कि आप लोग ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ पाओ बच्चों, ठीक है। पर दिवाली के बाद बच्चों कंफर्म गवर्नमेंट 9 से 12 कॉलेज और कोचिंग क्लास को परमिशन दे देगी बच्चों। तो अभी आपको 1 या 2 वीक ऑनलाइन पढ़ना होगा। जैसे ऑनलाइन पढ़ा है, कई बच्चों को तो माइंड होगा सर मार्च में पढ़ा था जूम पे, यूट्यूब पे, सर वो तो मजा नहीं आ रहा था। पर बच्चों वो टाइम रिवीजन का था। अब हम जो सिस्टम ऑनलाइन के अंदर यूज कर रहे हैं बच्चों, आप लोग नहीं मानोगे 250 से ऊपर बच्चे टीवाई बीकॉम के अंदर एसवाई एफआई में जून से पढ़ रहे हैं। सोचो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने से पढ़ा तो उनको कितना मजा होगा। स्टार्टिंग के पहले वीक में आपको दिक्कत होगी क्योंकि बच्चों हमने सिस्टम अलग, क्योंकि हम जूम में नहीं पढ़ाते, माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं, ऐसा कोई लाइव नहीं है बच्चों। अगर मैं लाइव कंटेंट में पढ़ाऊं तो कई लोग का कनेक्टिविटी चला जाएगा, कई लोग बाहर होंगे। पर अब बच्चों हम लोग ऐसी गूगल क्लासरूम में सिस्टम यूज करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर आप ये जो भी ऑनलाइन स्टडी है बच्चों, लेक्चर आपके मोबाइल में कंटिन्यूअस सेव रहेगा। इवन जून महीने से अक्टूबर तक पढ़ा वो टीवाई का बच्चा प्रोसेस 1 2 3 सब रिपीट कर रहा है। सेम बच्चों आप लोग भी कोई भी टाइम पे लेक्चर देख पाओगे। तो इतना समझ लो बच्चों, हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं जस्ट लाइक ऑफलाइन, सेम में आप देखने जा रहे हो, बोर्ड पे टॉपिक पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आप लोग क्लास में पीछे बैठते हो, उसकी जगह पे आप घर पे करोगे ड्यू टू कोरोना। और जैसे बच्चों गवर्नमेंट परमिशन देगी दूसरे दिन हम ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। तो पहले बच्चों स्टार्टिंग में जैसे आप क्लास में समझते हो वैसे पूरी थियरी में बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, और वो समझाने के बाद फिर मैं लिखवाता हूं। और ऑनलाइन के अंदर मैं बोलूं और आप घर पे लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जितना थियरी मैंने समझाया होगा वो सब आपको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो सब वस्तु आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो हर लेक्चर के बाद आपको बच्चों पूरा वीडियो देख के सब कुछ राइट डाउन करना है और गूगल क्लासरूम में टाइम लिमिट है उसमें सबमिट करवाना है, जिससे आपने वर्क कंप्लीट किया कि नहीं हमें पता चले। मैक्सिमम बच्चों 1.5 या 2 वीक आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा। और जैसे दिवाली के बाद गवर्नमेंट दे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज डाल देंगे यू हैव टू कम टू द क्लास। और आशा रखते हैं कि बच्चों बहुत ही कम आपको पढ़ना पड़े। और आपको पता है सबसे लास्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ है नवंबर में, तो बच्चों पहले नवंबर से लोग शेड्यूल करेंगे और मोस्टली फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगी। और जैसे जैसे कोविड डाउन होगा वो लोग आगे गाड़ी दौड़ाते रहेंगे। तो आशा रखते हैं कि बच्चों टाइम पे पूरा हो जाए, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आपका पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एमकॉम सेमेस्टर 1 में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, जिसके अंदर बच्चों फर्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं रेशियो एनालिसिस। और जैसे ही बोर्ड पे हेडिंग देखा होगा कई बच्चे तो समझ गए होंगे इसे रहेगा टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का बेस है। यस, ये टॉपिक आपने टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में पढ़ा है बच्चों, पर यहाँ उसका एडवांस लेवल आपको स्टडी करना है, सेम टॉपिक नहीं है। चलो बच्चों, जैसे आप क्लास में समझे थे वैसे ऑनलाइन में समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले रेशियो एनालिसिस के टॉपिक में 2 वर्ड है बच्चों, एक वर्ड है रेशियो और दूसरा एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ रेशियो। मीनिंग ध्यान से देखना, रेशियो इज अ फिगर शोइंग लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 आइटम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी रेशियो का मीनिंग ऐसा कह सकते हैं, रेशियो इज अ फिगर शोइंग लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन, कैसा रिलेशन होना चाहिए, लॉजिकल, बिटवीन 2 आइटम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से 2 आंकड़े हो और उसके बीच रिलेशन फाइंड करो तो उसे रेशियो कहा जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, जब तक मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग ना समझाऊं रेशियो का मीनिंग अधूरा है। जनरली एक नॉर्मल भाषा में आप रेशियो का मीनिंग ऐसा समझते हो, देखो A:B 2:3, ये हो गया प्रमाण रेशियो। पर सही में बच्चों अकाउंटेंसी की भाषा में ये मीनिंग नहीं है। अब बच्चों अकाउंटेंसी की भाषा में सबसे पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग समझा रहा हूं। द स्टेटमेंट व्हिच इंडिकेट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी at the end of financial year is known as financial statement. The statement which indicates financial position of company at the end of financial year is known as
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऐसा स्टेटमेंट जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बचाए बच्चों साल के अंत में, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट में से दो आंकड़े लो और उसके बीच रिलेशन फाइंड करो बच्चों, तो उसे रेशियो कहा जाता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आया बच्चों, आपके सामने तीन नाम आ गया है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। याद आया बच्चों, ये तीन अकाउंट को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बच्चों तीन के अंदर से कोई भी दो आंकड़े लो और उसके बीच रिलेशन फाइंड करो, तो उसे क्या नाम दोगे बच्चों? रेशियो। अब ये तीन स्टेटमेंट है बच्चों, उसमें से सपोज मैं आंकड़ा लेने जा रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, और मैं इनटू 100 कर रहा हूँ। सपोज ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 5 लाख है कंपनी की, सेल 50 लाख है, और इनटू 100 करके मैंने आंसर निकाला 10%। तो ये हो गया बच्चों रेशियो। और फिर से एक बार मीनिंग समझ लो, रेशियो इज अ फिगर शोइंग लॉजिकल रिलेशन। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉजिकल रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये मैं ना समझाऊं तो भी चलेगा बच्चों, पर ध्यान कॉमर्स एक वर्ड समझाया तो लॉजिकल रिलेशन का मीनिंग समझा रहा हूं। तो दोनों बीच पर्टिकुलर रिलेशन होना चाहिए बच्चों। जैसे यहां पर करूं सेल 50 लाख है, अब उसकी जगह पे नेक्स्ट ईयर 60 लाख है, 70 लाख हो जाए तो आप सबको पता होगा सेल इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज, सेल डिक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट भी डिक्रीज, तो उनके बीच लॉजिक हुआ कि नहीं? तो ऐसा लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए, जिसका आंसर मैंने 10% निकाला है। ऐसे टोटल 30 से 25, 25 से 30 लॉजिकल रिलेशन वाले रेशियो आपको पढ़ने हैं। तुरंत आपके माइंड में होगा सर हमने कहीं के कवर पढ़ा है लॉजिकल रिलेशन से, तो एज अ स्टूडेंट आप लोग को लॉजिकल रिलेशन इसका नहीं ढूंढना है बच्चों। यूनिवर्सिटी ने सिलेबस के अंदर ऐसे 30 रेशियो टोटल लॉजिकल रिलेशन वाले ढूंढ के दिए हैं। तो क्या हमें खाली रेशियो फाइंड करना है? ये तो सर टीवाई में सीखा है? नहीं बच्चों, इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस है। टीवाई में तो मोबाइल है, आपने ऐसा 10% ढूंढ के दिख रहा होगा। यहाँ टॉपिक का हेडिंग है रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो ढूंढा, उसके बाद क्या करना है बच्चों? एनालिसिस। अब मैं समझाने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो का मीनिंग क्लियर हो गया बच्चों। दो आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से लो और उसके बाद लॉजिकल रिलेशन लो और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढो, तो दैट इज कॉल्ड रेशियो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। उसके बाद बच्चों मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, ध्यान से देखना। द यूज ऑफ रेशियो for the purpose of analysis, the use of ratio for the purpose of analysis relating to different items from financial statement, relating to different items from financial statement which indicates financial position of company is known as ratio analysis। यानी यूज ऑफ रेशियो, रेशियो का यूज करो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, समझाने के लिए। द यूज ऑफ रेशियो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस रिलेटिंग टू डिफरेंट आइटम्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है उसमें से कोई भी डिफरेंट आइटम्स लो और उसको एनालिसिस करो बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। कोई बोले सर आप बोल गए, मैं तो भूल गया। इसके बाद बच्चों ये बोर्ड पे जो समझा उसके बाद पूरा पावर पॉइंट के अंदर लिख के आएगा, तो जो मैं समझा रहा हूं आपको पूरा लिखने का टाइम मिलेगा, टेंशन मत लो। चलो आगे जाते हैं बच्चों। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म, P&L बैलेंस शीट। तो आपने देखा होगा बच्चों ये जो मैंने बनाया इसे टी से बोला जाता है। इट इज आउटडेटेड एज पर 1956 कंपनी लॉ। अब बच्चों 2013 का कंपनी एक्ट आ चुका है, इसमें ये टी शेप आउटडेटेड है। रेशियो एनालिसिस के लिए कंपलसरी आपको फाइनल अकाउंट को वर्टिकल फॉर्म यानी स्टेटमेंट फॉर्म में लेना है। अब जब भी बच्चों आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, P&L अकाउंट की बात करोगे, तो P&L अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कंबाउंड होता है बच्चों, उसके अंदर फेरफार नहीं होगा। ट्रेडिंग की सारी इंफॉर्मेशन P&L में आ जाएगी और बैलेंस शीट के बच्चों आपको एडलेस फॉर्म में तैयार करना है। कैसे? तो उसके बाद पूरा फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों जो 30 रेशियो मैंने बोला उसका क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। सबसे पहला है बच्चों रेवेन्यू रेशियो। अब रेवेन्यू रेशियो किसे बोला जाता है? जब बच्चों आप रेशियो एनालिसिस के लिए कोई भी दो आंकड़े पिक करते हो, दोनों आंकड़े ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में से हो, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रेशियो। जैसे यहाँ मैंने ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स लिया, दोनों आंकड़े कहां से लिए मैंने? P&L में या ट्रेडिंग में से, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रेशियो, नफा नुकसान का गुणोत्तर। बी बैलेंस शीट रेशियो। अगर बच्चों रेशियो काउंट करने के लिए आप दोनों आंकड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में से लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट रेशियो। जैसे बैलेंस शीट में से इक्विटी शेयर कैपिटल लिया
और फिक्स्ड एसेट्स, दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करो तो उसे कहा जाता है बैलेंस शीट रेशियो। બંને આંકડા બેલેન્સ શીટમાંથી હોવા જોઈએ। और उसके बाद बच्चों थर्ड है कंपोजिट रेशियो। कंपोजिट का मीनिंग होता है कंबाइंड, एक आंकड़ा ट्रेडिंग पीएनएल में से, एक आंकड़ा बैलेंस शीट में से, और फिर रिलेशन ढूंढो बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रेशियो। जैसे पीएनएल अकाउंट में से नेट प्रॉफिट लिया, बैलेंस शीट में से कैपिटल लिया, उसे क्या कहोगे? कंपोजिट रेशियो। ऐसे टोटल कितने रेशियो स्टडी करने हैं बच्चों? 25 से 30 के बीच में बच्चों आपको टोटल रेशियो स्टडी करने हैं। अब आपके सिलेबस का हेडिंग है रेशियो एनालिसिस। अब बच्चों एनालिसिस करना हो तो अब कैसे करोगे, तो उसके लिए कुछ आइडिया है, तो मैं आपको टीआर सिखा चुका हूं, याद कर लेते हैं। जैसे यहाँ आपको बच्चों पता चला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी एग्जांपल लिया 10% आया, अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। खाली रेशियो काउंट करना हो तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो 10% आंसर है कि सपोज एक्स कंपनी है बच्चों, अब मुझे बोलना ये खराब है कि अच्छा है, मैं नहीं बोल सकता, क्यों? मेरे पास कोई बेस नहीं है, पर मेरे पास यहाँ वाई कंपनी है जिसका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो 8% है। तो अब बच्चों देखो, मैं x की कंपैरिजन y से करूं तो हमारी कंपनी 10% प्रॉफिट अर्न कर रही है, दूसरी कंपनी 8, तो y की कंपैरिजन में x कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट पोजीशन अच्छा है, ऐसा कह सकते हैं, क्यों? हमारा आंसर हाई है। तो मेरे पास एनालिसिस करने के लिए क्या था? y कंपनी। सेम बच्चों मेरे पास ये x कंपनी का 2020 का डेटा है और 2019, उसके अंदर सपोज x कंपनी 15% प्रॉफिट कमा रही है और पिछला साल 15% प्रॉफिट था, करंट ईयर प्रॉफिट कम होकर 10% हो गया, तो ऐसा कह सकते हैं कि x कंपनी पिछले साल की कंपैरिजन में करंट ईयर प्रॉफिट 5% लेस कमा रही है, तो वेरी पुअर पोजीशन। तो एनालिसिस करना हो बच्चों तो बेस होना चाहिए जिस प्रकार का आपके पास लास्ट ईयर का डेटा या फिर दूसरी कंपनी का डेटा या फिर इंडस्ट्री का आइडियल समझते हो, बेस्ट एवरेज। सपोज इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो है 13%, इंडस्ट्री का कहना है कि अगर एक्स नाम की जितनी कंपनियां बिजनेस करती है, ऐसे बिजनेस में अगर आप 13% प्रॉफिट कमाते हो तो कंपनी विल गेट टॉप पोजीशन। यहां हमारी कंपनी कितना कमा रही है? 10, तो इसको कंपेयर करें तो पुअर पोजीशन 3% प्रॉफिट कम है। उसके बाद बच्चों सपोज आपके पास ये एवरेज इंडस्ट्री का आंसर भी नहीं है, ये 10% है, तो आप कैसे कहोगे? तो जब बच्चों आपके पास सिंगल डेटा हो एक कंपनी का तो उसको एनालाइज करना, क्रिटिसाइज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके पास जब 4-5 कंपनियां और डेटा हो तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि हमारी कंपनी बेटर है सामने वाली, तो इट इज डिफिकल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ऐसे डिफरेंट मेथड्स जो आपने टीवाई में यूज की थी उसके आधार पे एनालिसिस करना है। अब टीवाई भी में आपने क्या सीखा था वो देखो, टीवाई में आप क्या करते थे? पीएनएल बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। अब एग्जांपल में आपको बैलेंस शीट दे देते थे वो लोग, ठीक है? पीएनएल बैलेंस शीट बनाते थे, फिर रेशियो गिनते थे और फिर एनालिसिस। ये वर्क आपने टीवाई में सीखा। अब एमकॉम में क्या करना है बच्चों? तो एमकॉम में सबसे पहले बैलेंस शीट नहीं दिया होगा, तो आपको करना क्या है? यस, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और रेशियो का आंसर दे दिया होगा आपको। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बच्चों 10% दिया होगा, रेशियो ढूंढना नहीं है, 10% के ऊपर से एक्स वाई करके सेल और जीपी फाइंड करना है, यानी यहाँ उल्टा कार्य करना है, रेशियो के ऊपर से पीएनएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बच्चों क्या टीवाई के क्वेश्चन नहीं है? नहीं, मास्टर वर्ड कब लगता है बच्चों? जब आप पूरी तैयारी करो। तो एमकॉम के अंदर बच्चों टीवाई बीकॉम का बेसिक वर्क, पीएनएल बैलेंस शीट बना के रेशियो और कमेंट जो आप लिखते थे वो, और एमकॉम के अंदर रेशियो लगभग 15 रेशियो का आंसर दिया होगा, रिवर्स जाके एक्स वाई सब पद रख के फाइंड करके आपको रेशियो एनालिसिस कंप्लीट करना है। तो एनालिसिस बच्चों बीकॉम में ज्यादा आता है, एमकॉम में कम आता है। यहाँ आपको रिवर्स वर्क में पीएनएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, 6-6, 7-7 पेज में समझाएगा बच्चों, तो थोड़ा गंभीरता से वर्क करना है। ऐसा ना हो कि टीवाई बीकॉम का चैप्टर ऐसा समझ के लेजी हो जाओ, ठीक है बच्चों? तो पूरी थियरी बोर्ड में समझाया मैंने। इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे पावर पॉइंट के अंदर पूरा एमकॉम सेमेस्टर 1 का 6 सब्जेक्ट का नाम, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ही पता नहीं है। सब्जेक्ट के नाम के बाद बच्चों अकाउंट फॉर मैनेजर की पूरी पेपर स्टाइल, और पेपर स्टाइल के बाद बच्चों रेशियो के अंदर जो मैंने ये समझाया वो पूरा समझाया हुआ पावर पॉइंट के अंदर टाइप होकर आएगा, जो आपको राइट डाउन कर लेना है। तो पहला लेक्चर बेसिक बच्चों जैसे क्लास में समझते वैसे समझाया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर पॉइंट के अंदर भी मैंने राइट डाउन करके दिया हुआ है। याद रखते हैं बच्चों, इसके बाद आपके सामने आ रहे हैं 6 सब्जेक्ट के नाम और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ आवर अकाउंटिंग मैनेजर पेपर स्टाइल। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ एमकॉम सेमेस्टर 1। एमकॉम सेमेस्टर 1 के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। बाहर जो कोरोना की पोजीशन है बच्चों वो आपके सामने और हमारे सामने सबसे पहले अवेलेबल है। लगभग लास्ट 6 महीने से सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं बच्चों। तो एमकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर भी जब तक हमें ऑफलाइन परमिशन ना मिले तब तक हम आपके ऑनलाइन क्लास लेंगे।
तो ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चों एमकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर क्या क्या स्टडी करना है, आगे हर एक पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। नाउ वी आर टेकिंग एमकॉम सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट। सबसे पहले बच्चों एमकॉम सेमेस्टर 1 में जो 6 सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, जिसके अंदर 3 कैलकुलेटिव और थियरी के सब्जेक्ट है बच्चों। सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ये बच्चों हैवी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेटिव सारे टॉपिक्स अकाउंट के स्टडी करने हैं, जो हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड सब्जेक्ट है बच्चों बिजनेस रिसर्च मेथड, जिसे स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, जो ध्यान सर चलाएंगे। थर्ड टॉपिक है बच्चों या थर्ड सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये टीवाई में जैसे आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था उसके जैसा ही है, पर यहाँ थोड़ा आपको डीप में एडवांस कैलकुलेटिव वर्क करना होगा। चौथा सब्जेक्ट है बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट जस्ट लाइक FY TY इकोनॉमिक्स, थियोरेटिकल सब्जेक्ट। फिफ्थ है बच्चों मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसे MM कहते हैं, आगे बीकॉम में भी आ चुका है पर यहाँ लेवल एडवांस होगा, थियोरेटिकल सब्जेक्ट। और छठा सब्जेक्ट है बच्चों बिजनेस मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट बच्चों लास्ट 2 साल से नया ऐड हुआ है, इसका सिलेबस भी नया है और बुक्स भी नहीं है, तो ये भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो ओवरऑल देखा जाए बच्चों तो एमकॉम सेमेस्टर 1 में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें 3 कैलकुलेटिव और 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहेंगे। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ एमकॉम सेमेस्टर 1, जिसका नाम है बच्चों अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ये पहला सब्जेक्ट बच्चों मास्टर डिग्री के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग पेपर स्टाइल फॉर अकाउंटिंग मैनेजर्स सब्जेक्ट। पूरा सब्जेक्ट बच्चों कैसे रन होगा, उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसको उसके गुजरात यूनिवर्सिटी की पेपर स्टाइल देखेंगे, जिसका वेटेज 70 मार्क होगा और टाइमिंग होगा 2.5 आवर। जिसके अंदर बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 ए के अंदर 1 थियरी ऑफ अकाउंटिंग ओवरव्यू 7 मार्क्स। क्वेश्चन A2 में थियरी ऑफ अकाउंटिंग ओवरव्यू अगेन 7 मार्क। ऑप्शन में बच्चों सेम प्रकार का वर्क होगा, क्वेश्चन 1A1 जिसमें थियरी ऑफ अकाउंटिंग ओवरव्यू 7 मार्क, क्वेश्चन 1A के अंदर 2 थियरी ऑफ अकाउंटिंग ओवरव्यू 7 मार्क। और क्वेश्चन 1 में भी होगा बच्चों MCQ एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 में से आपको 4 लिखने हैं। यानी ध्यान से देखो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपको टोटल 18 मार्क्स देगा। टोटली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जिसके अंदर बेसिक थियरी अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स की आएगी। 7-7 मार्क के क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन में सेम 7-7 मार्क का क्वेश्चन होगा, यानी पहला यूनिट 18 मार्क्स का होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बच्चों, जिसमें ए के अंदर आएगा सम ऑफ रेशियो एनालिसिस 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 2A सम ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट 14 मार्क्स। और क्वेश्चन 2B में होगा बच्चों MCQ एनी 4 आउट ऑफ 6। यानी बच्चों क्वेश्चन 1 की कंपैरिजन में 2 के अंदर आप ध्यान से देखो तो 2 वर्ड आपके जाने पहचाने लग रहे हैं, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या माइंड में होगा बच्चों टीवाई वाला टॉपिक्स है? नहीं बच्चों, यहाँ जो रेशियो एनालिसिस है वो एडवांस लेवल्स पे कुछ अलग प्रकार का वर्किंग आपको सिखाएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो बच्चों आपको एकदम हायर क्वालिटी के एडजस्टमेंट देखने हैं। तो बीकॉम के अंदर दोनों टॉपिक कंपलसरी थे, यहाँ आपके पास 14-14 मार्क के 2 क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा। और क्वेश्चन 2 में बच्चों 6 में से कोई भी 4 MCQ लिखने हैं, यानी सेकेंड यूनिट भी आपको देगा टोटल 18 मार्क्स। यानी क्वेश्चन 1 यूनिट 1 18 मार्क, क्वेश्चन 2 यूनिट 2 भी 18 मार्क्स कह सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड क्वेश्चन in paper style of accounting manager. Question 3A sum of inflation account 7 mark. सेकेंड में sum of inflation account 7 mark. ऑप्शन में आएगा बच्चों क्वेश्चन 3A में theory of human resource and environment 7 mark. क्वेश्चन 3A में 2 आएगा theory of forensic accounting and economic value 7 mark. और क्वेश्चन 3 में बी होगा बच्चों MCQ, जिसमें आपको राइट डाउन करना है एनी 3 आउट ऑफ 5 3 मार्क। यानी ध्यान से देखो बच्चों, तो ऊपर आपके पास प्रैक्टिकल है, सम्स है बच्चों, इन्फ्लेशन फूगा वो आप सब जानते हो, प्राइसेस बढ़ते हो, उसके ऊपर आधारित बेस्ड टॉपिक बच्चों जो आगे आपने कभी पढ़ा नहीं है। और ऑप्शन बच्चों ह्यूमन रिसोर्स, एनवायरनमेंट, फॉरेंसिक अकाउंट और इकोनॉमिक वैल्यू की थियरी आ जाएगी। यानी यहाँ आपके पास ऑप्शन रहेगा बच्चों पूरा प्रैक्टिकल सम्स करो या फिर थियरी लिखो। ऊपर भी बच्चों इन्फ्लेशन के अंदर कई बार 7-7 मार्क की जगह पे 14 मार्क का फुल सम होता है।
यानी देखा जाए बच्चों तो थर्ड क्वेश्चन आपको टोटल देंगे 17 मार्क विथ एमसीक्यू। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ए में होगा 1 बच्चों, थियरी ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट 7 मार्क्स। क्वेश्चन 4 ए में 2 होगा, थियरी ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट 7 मार्क। ऑप्शन में बच्चों क्वेश्चन 4A1 थियरी ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, सेम क्वेश्चन 4A में 2 थियरी ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट 7 मार्क। एंड क्वेश्चन 4B में आएगा बच्चों अगेन एमसीक्यू एनी 3 आउट ऑफ 5 3 मार्क्स। यानी चौथा क्वेश्चन भी बच्चों थियरी ऑप्शन थियरी रहेगा जिसका टोटल वेटेज होगा 17 मार्क्स। यानी पूरा सब्जेक्ट ध्यान से देखो बच्चों तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन 18 मार्क्स, लास्ट 2 क्वेश्चन 17 मार्क्स के रहेंगे। Now we are taking MCOM semester 1 first subject accounting for managers, and in this subject we are taking first practical topic ratio analysis। ये टॉपिक स्टार्ट करने का पर्पस आप बच्चों आपने कहीं ना कहीं बीकॉम के अंदर इसका 20-40% पार्ट पढ़ा हुआ है। अब इसको एडवांस लेवल पे आप स्टडी करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों फर्स्ट कैलकुलेटिव टॉपिक रेशियो एनालिसिस। चलो बच्चों अब सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। जब बच्चों आप क्लास में होते हो ऑफलाइन ट्यूशंस में तो आपको पता होगा जो भी टॉपिक पढ़ना हो सबसे पहले उसके मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। तो यहाँ रेशियो एनालिसिस टॉपिक पढ़ना है बच्चों तो टॉपिक के हेडिंग में 2 वर्ड है, यहाँ भी हम थियरी जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। पहला वर्ड है रेशियो, दूसरा वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस को बच्चों सिंपल भाषा में आपको बोलना हो तो कह सकते हो टू एक्सप्लेन, कोई भी आइटम को समझाना। और रेशियो का मीनिंग आप जनरली जानते हो 2:1, 2 आइटम का प्रमाण 5:1, A:B, इस प्रकार का जो आप मीनिंग समझते हो दैट इज कॉल्ड रेशियो। पर सही में बच्चों अकाउंटेंसी की भाषा में रेशियो का मीनिंग ये नहीं है। तो अब हम समझेंगे बच्चों सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेशियो इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी। Ratio is a figure showing the logical relationship between any 2 items of the financial statement। यानी रेशियो ऐसा वर्ड है बच्चों फिगर शोइंग लॉजिकल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन होना चाहिए बच्चों? लॉजिकल, बिटवीन एनी 2 आइटम्स, कोई भी 2 आइटम पिक करनी है फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी रेशियो का मीनिंग समझना हो बच्चों तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई भी 2 आंकड़े पिक करो और उसके बीच रिलेशन प्रेजेंट करो तो दैट इज कॉल्ड रेशियो। तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन होगा बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जब तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना पता हो रेशियो का मीनिंग अधूरा रहेगा। तो बच्चों अब इसके बाद हम समझा रहे हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वर्टेड कॉमा में मीनिंग बच्चों स्टेटमेंट which indicates financial position of company at the end of the financial year is known as financial statement। यानी ऐसा स्टेटमेंट बच्चों जो साल के अंत में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताए उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। फर्स्ट P&L अकाउंट, सेकंड बैलेंस शीट। कोई भी कंपनी हो बच्चों उसको साल पूरा होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कंपलसरी है। तो ये जो 2 अकाउंट आपके सामने आए उसमें से कोई भी 2 आंकड़े लो और उसमें से रिलेशन फाइंड करो तो उसे कहा जाता है रेशियो। जैसे बच्चों में P&L अकाउंट, ट्रेडिंग और P&L अब यहाँ कंबाइंड समझना है, ठीक है। नया 2013 एक्ट है बच्चों उसमें ट्रेडिंग P&L कंबाइंड होता है, अलग नहीं होता है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट लूँ और सेल्स लूँ और उसके बीच में रिलेशन फाइंड करूँ तो उसे कहा जाता है बच्चों रेशियो। उसके बाद हमें समझना है बच्चों मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो का मीनिंग क्लियर हुआ, अब पूरा एनालिसिस करते हैं तो उसका डीप में मीनिंग देखते हैं। द यूज ऑफ रेशियो फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस रिलेटिंग टू डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which indicates financial position of business is known as ratio analysis। पूरा मीनिंग बच्चों एकदम स्लोली समझते हैं। द यूज ऑफ रेशियो यानी रेशियो का उपयोग करना फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। किसके लिए आप रेशियो का यूज करोगे? जैसे मैंने जीपी रेशियो बोला जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का यूज करोगे किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस रिलेटिंग टू डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आंकड़े कहाँ से लोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से।
विच इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन, जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, विच इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। ये तीनों मीनिंग बच्चों जैसे मैं समझा दूं, क्लास में आपको समझाऊँ वैसे ही लिखवा देता हूँ। यहाँ आप लोग ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने के बाद उसके बुक में नोट डाउन करोगे और फिर गूगल क्लासरूम में होमवर्क भेजोगे। नाउ वी आर टेकिंग फाइनेंशियल अकाउंट इन वर्टिकल फॉर्म। रेशियो एनालिसिस के लिए बच्चों सबसे पहले आपको जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है बच्चों, जैसे कि पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट को 2013 एक्ट में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको टी सेप की जगह पे स्टेटमेंट फॉर्म में पीएनएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ प्रोफार्मा ऑफ पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों जब प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड आए तो समझ देना आपको ट्रेडिंग अकाउंट उसके अंदर इंक्लूड है। ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी द्वारा अब 2013 एक्ट में अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता है। सबसे पहले बच्चों फॉर्मेट में है नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कैश सेल लेना है बच्चों, क्रेडिट सेल लेना है और उसमें से रिटर्न लेस करके आपको सेल बाहर रखना है। उसके बाद उसमें से डिडक्ट करना है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स जाएगा बच्चों, यू रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको डिडक्ट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस एंड सेलिंग, देन यू रिसीव प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे शॉर्ट में हम बोलेंगे पीबीआईटी। अब बच्चों राइट साइड पे बाकी का फॉर्मेट कंटिन्यू कर रहे हैं। पीबीआईटी में से लेस करोगे लोन और डिबेंचर इंटरेस्ट, देन यू रिसीव प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। उसके बाद बच्चों टैक्स लेस करोगे, मोस्टली 50% होता है, देन यू रिसीव प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और उसमें से बच्चों अगर प्रेफरेंस है डिविडेंड अवेलेबल हो वो लेस करोगे तो यू रिसीव डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे प्यार से हम बोलेंगे डीपी। तो ये हुआ बच्चों आपका पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट। कोई बोले सर इतना बड़ा फॉर्मेट, ये बच्चों खाली आपको यहाँ समझना है, राइट डाउन करना है। एग्जाम्पल के अंदर जब आएगा तो एक एक पॉइंट पर अच्छी तरह आपको समझ आएगा, ठीक है। एज अ फॉर्मेट खाली समझ के उसको राइट डाउन करना है। नाउ वी आर टेकिंग प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट बच्चों। पीएनएल अकाउंट के बाद पूरा बैलेंस शीट 2013 एक्ट में स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बनता है हमें देखना होगा। सबसे पहले बच्चों हेडिंग में आएगा पर्टिकुलर रुपीज, 3 कॉलम। पहला हेडिंग है बच्चों ए फंड्स एम्प्लॉयड, जिसमें सबसे पहले पैसे कहाँ से मिले तो वी आर राइटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें से माइनस होगा फिक्टिटियस असेट्स, फिर ऐड होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन यू रिसीव शेयर होल्डर फंड, और लास्ट में बच्चों लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर डिबेंचर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन ऐड करेंगे, देन यू रिसीव कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी पहला पार्ट हमें ऐसा बता रहा है बच्चों कि कंपनी ने कैपिटल का कलेक्शन कहाँ से किया, थ्रू इक्विटी, थ्रू प्रेफरेंस शेयर एंड थ्रू लोन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, कलेक्शन ऑफ कैपिटल। अब बच्चों पैसे कंपनी के पास आए, उसका कंपनी ने उपयोग कहाँ किया, तो राइट साइड पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिसके अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया जाता है फिक्स्ड असेट में, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जिसे आप जानते हो नेट वर्किंग कैपिटल्स के नाम से, और आफ्टर दैट यू रिसीव इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। तो पहला हेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, दोनों मैच हो जाए बच्चों, टोटल इक्वल हो जाए तो आपका बैलेंस शीट करेक्ट, ऐसा आप कह सकते हो। ये बच्चों एक फॉर्मेट है, एवरी टाइम हमें ये एग्जाम्पल में रन करना है, तो आप लोग को ये फॉर्मेट बराबर राइट डाउन करके तैयार कर लेना है। रेशियो एनालिसिस के अंदर बच्चों जो बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट देखा उसमें कई वर्ड ऐसे हैं जिसकी डिटेल नहीं आई, कई बच्चों का कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ना हो तो उन्हें पता नहीं होता है, तो एक बार बच्चों आप लोग को याद रहे, इसलिए हर एक हेडिंग में क्या आएगा वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट हेडिंग है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, तो फर्स्ट आएगा बच्चों कैपिटल रिजर्व, देन जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोर्थ शेयर प्रीमियम, फिफ्थ फ्यूचर टैक्स, सिक्स्थ वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड एक्सेट्रा। ये सबको बच्चों कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। एग्जाम्पल में इसमें से कोई भी आइटम पूछा जाए तो आपको रिजर्व के हेडिंग में लिखना है। उसके बाद का हेडिंग है बच्चों फिक्टिटियस असेट्स, अवास्तविक मिलकत। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, ये असेट्स कैलकुलेट करते समय वर्किंग में नहीं लिया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्टिटियस असेट्स। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फाउंडेशन एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, फिर उसके बाद है बच्चों एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, और फिफ्थ है बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन। ये सारे बच्चों लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, सो इसको कैलकुलेशन के अंदर आपको फिक्टिटियस असेट्स के हेड में लिखना है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। उसके बाद तो बच्चों फिक्स्ड असेट्स जो मोस्टली आप लोग जानते हो, फिर भी बच्चों एक एक बार उसका हेडिंग देख लेते हैं। जैसे लैंड बिल्डिंग है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है,
उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। ये सारे बच्चों फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसके बाद है बच्चों गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। ये तीन बच्चों बोले फिक्स्ड एसेट्स, पर आप सबको पता होगा दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद है व्हीकल्स, लाइव स्टॉक एटसेट्रा। इसमें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को आपको 50TS के हेडिंग में याद रखना है। आफ्टर दैट बच्चों रेशियो एनालिसिस के अंदर बैलेंस शीट का नेक्स्ट वर्ड समझना है हमें बच्चों, करंट असेट्स, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा डेटर्स, उसके बाद है बच्चों बिल्स रिसीवेबल, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन क्लोजिंग स्टॉक। मोस्टली बच्चों सारे वर्ड से आप लोग परिचित हो। कैश एंड बैंक बैलेंस, लूज टूल्स, उसके बाद है बच्चों स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, एंड लास्ट में है बच्चों इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। ये सारे वर्ड मोस्टली कई बच्चे जानते हैं बच्चों, पर जब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपको जरा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग डीप में वर्क लेने जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्ड है करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर आएगा बच्चों क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसके बाद है बच्चों अनपेड डिविडेंड, उसके बाद है बच्चों अनपेड एक्सपेंसेस, आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविडेंट फंड्स, उसके बाद है बच्चों ड्यू टू सब्सिडरी कंपनी, प्रपोज्ड डिविडेंड। ये सारे पॉइंट्स बच्चों कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अब ये बैलेंस शीट का डीप वर्क पूरा हुआ बच्चों, आपको नॉलेज हो या ना लो, एक बार आपको इसको पावर पॉइंट में से थियरी में राइट डाउन कर लेना है। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं मेन रेशियो का कैलकुलेशन, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो के बच्चों मेनली तीन प्रकार है। सबसे पहला प्रकार रेवेन्यू रेशियो, सेकंड प्रकार है बैलेंस शीट रेशियो, और थर्ड प्रकार है बच्चों कॉम्पोजिट रेशियो। ये तीन प्रकार के रेशियो आपको स्टडी करने हैं। नाउ वी आर टेकिंग रेशियो एनालिसिस, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेशियो। सबसे पहला प्रकार बच्चों आपने देखा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, रेवेन्यू रेशियो किसे कहा जाता है बच्चों, जब कोई दो आंकड़े अब एनालिसिस के अंदर लोगे या रेशियो में लोगे बच्चों, वो दोनों आंकड़े ट्रेडिंग या पीएनएल में से हो बच्चों, तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू रेशियो। द आइटम विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम ओनली ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रेशियो। जैसे सबसे पहला रेशियो है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, जिसका आंसर आएगा परसेंटेज में। अब यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स है बच्चों, दोनों आप पिक करोगे रेवेन्यू यानी पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में से। सेकंड रेशियो बच्चों नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ जो नेट प्रॉफिट वर्ड है बच्चों वो फाइंड करना हो तो उसका मीनिंग है हियर नेट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे प्यार से पीएटी कहा जाता है। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्मूला that is called operating ratio equal to COGS plus operating expenses upon net sales into 100। इसका आंसर भी आएगा परसेंटेज में। COGS का फुल फॉर्म है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 4 नंबर में है बच्चों एक्सपेंसेस रेशियो, जिसका फॉर्मूला है एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये रेवेन्यू के बच्चों 4 रेशियो हुए, जिसके अंदर एक्सपेंसेस का मीनिंग है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, जीपी और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस, या फिर दूसरा मीनिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। इस प्रकार से बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर्मूला, ये राइट डाउन करोगे, फिर बच्चों एग्जाम्पल में जब यूज होगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। आफ्टर दैट बच्चों रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो में लास्ट रेशियो 5 नंबर का है, जिसे कहा जाता है बच्चों स्टॉक टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, जिसका आंसर आएगा बच्चों टाइम्स के अंदर। जैसे आपने कितनी बार स्टॉक बेचा, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम। इसके अंदर है बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड एवरेज स्टॉक, जो नोट में उसका फॉर्मूला देखेंगे हियर एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला बच्चों आपने कहीं ना कहीं SY में भी समझा हुआ है। अब बच्चों स्टार्ट हो रहा है बैलेंस शीट रेशियो, यानी रेवेन्यू के अंदर टोटली 5 रेशियो आपको देखने हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर बच्चों सबसे पहला रेशियो है करंट रेशियो, जैसे करंट आता है उसके जैसा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसमें इनटू 100 नहीं करना है बच्चों, जिसका आंसर आएगा 1:1, और जिसका आइडियल रेशियो है बच्चों 2:1।
यानी करंट रेशियो में आपको जो आंसर मिलेगा, जैसे 5 मिले तो इसको लिखा जाता है 5:1, पीछे बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, और इसका बेस्ट आंसर होता है 2:1। उसके बाद है बच्चों सेकंड रेशियो, लिक्विड रेशियो। जैसे सफाई के लिए लिक्विड यूज करते हो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। इसका भी आंसर जो आएगा पीछे 1:1, जिसका आइडियल रेशियो है बच्चों 1:1। अब लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी में क्या आता है उसका नोटिंग, हियर लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड लिक्विड लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बीओडी। इन शॉर्ट समझना हो बच्चों, तो लिक्विड का मीनिंग होता है कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस। एट अ टाइम अगर किसी को आपको 1 लाख पेमेंट करने हो तो आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। तो जस्ट शॉर्ट में समझना हो तो लिक्विड रेशियो इज शोइंग कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस। चलो बच्चों, बैलेंस शीट रेशियो की सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसके अंदर थर्ड रेशियो बच्चों, दैट इज कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो। जैसे घर पे एसिड यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी इंटू 100 नहीं करना है, आंसर आएगा प्रमाण में पीछे लगेगा 1:1, जिसका आइडियल रेशियो है 1:1, जिसमें बच्चों क्विक असेट्स का मीनिंग है कैश प्लस बैंक प्लस इजीली मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो जब भी बच्चों एसिड टेस्ट रेशियो पूछा जाता है तो ये तीनों वर्ड जो आप मैंने यहाँ लिखे हैं क्विक असेट्स में, वो आपको एग्जाम्पल में दिए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड्स इंटू 100। इसके अंदर जो दोनों वर्ड है बच्चों बैलेंस शीट में आपको रेडी मिल जाएगा। फिर भी आपको समझना हो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मीनिंग है बच्चों डिबेंचर प्लस बैंक लोन। इसके बाद है बच्चों 5 नंबर में कैपिटल गियरिंग रेशियो। जैसे गाड़ी में गियर होता है वैसे ही गियरिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन इक्विटी कैपिटल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल। हियर FIBC इक्वल टू डिबेंचर प्लस बैंक लोन प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल। अब आपके माइंड में ये होगा ये तीनों को फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि डिबेंचर पे फिक्स ब्याज देना पड़ता है, बैंक लोन पे फिक्स ब्याज और प्रेफरेंशियल कैपिटल पे फिक्स डिविडेंड। ये हुआ बच्चों आपका 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो। अब 6 नंबर में बच्चों प्रोप्राइटरी फंड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100, जिसके अंदर बच्चों टोटल असेट्स के अंदर क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। टोटल असेट्स का मीनिंग है फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। और प्रोप्राइटरी फंड का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों शेयर होल्डर फंड या फिर ऑनर फंड। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग अगेन बैलेंस शीट रेशियो बच्चों, जिसके अंदर लास्ट रेशियो है लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स्ड असेट्स रेशियो, जिसका फॉर्मूला है बच्चों लॉन्ग टर्म फंड्स अपॉन फिक्स्ड असेट्स, जिसका आंसर आएगा बच्चों प्रमाण में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉन्ग टर्म फंड्स, जिसका मीनिंग होता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बच्चों स्टार्ट हो रहा है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो बच्चों, रेशियो के अंदर दोनों आंकड़े बैलेंस शीट में से आते हैं, रेवेन्यू रेशियो में दोनों आंकड़े पीएनएल में से, और कॉम्पोजिट में क्या होगा एक आंकड़ा ट्रेडिंग पीएनएल में से और दूसरा आंकड़ा आएगा बैलेंस शीट में से। कॉम्पोजिट यानी कंबाइंड। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, जिसका आंसर आएगा परसेंटेज में। पीबीआईटी का मीनिंग है बच्चों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बच्चों खाली मैं आइडिया दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में सारे फॉर्मूला अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा मैं। 2 नंबर में है बच्चों रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट का मीनिंग है बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर दैट थर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, जिसका फॉर्मूला हैवी है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100, जिसका आंसर आएगा बच्चों परसेंटेज में। ये हो गए 3 फॉर्मूला कॉम्पोजिट रेशियो के। आफ्टर दैट वी आर टेकिंग अनदर फॉर्मूला फॉर कॉम्पोजिट रेशियो, दैट इज कॉल्ड फोर्थ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। 3 नंबर और 4 नंबर का फर्क समझना बच्चों। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। 3 नंबर में बच्चों इक्विटी शेयर फंड था, 4 नंबर में कैपिटल है। दोनों का डिफरेंस एग्जाम्पल में हम डीप में समझेंगे। उसके बाद है बच्चों 5 नंबर में डेटर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इनटू 365, जिसका आंसर आएगा बच्चों डेज में। आफ्टर दैट 6 नंबर में है डेटर टर्नओवर इक्वल टू
365 अपॉन डेटर रेशियो, 365 में जो ऊपर आंसर उसे रख दो, देन यू रिसीव डेटर टर्नओवर। सेम बच्चों 5 और 6 की कॉपी है क्रेडिटर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू 365, जिसका आंसर आएगा बच्चों डेज के अंदर, और उसके ऊपर से सेम फॉर्मूला बनेगा क्रेडिटर टर्नओवर इक्वल टू 365 अपॉन क्रेडिटर रेशियो इक्वल टू क्रेडिटर टर्नओवर। तो ये हुए बच्चों 5, 6, 7, 8 चारों फॉर्मूला एक जैसे बच्चों, 5 और 6 याद रखो तो उसके ऊपर से ऑटोमेटिक 7, 8 का सेटिंग हो जाएगा। अब बच्चों कॉम्पोजिट के ऐसे रेशियो स्टार्ट हो रहे हैं जिसका उपयोग एग्जाम्पल के अंदर बहुत ही कम होता है। 9 नंबर में है बच्चों टोटल असेट्स टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। उसके बाद है बच्चों 10 नंबर में फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसमें सेम ऊपर जैसा फॉर्मूला सेल अपॉन फिक्स्ड असेट्स। उसके बाद है बच्चों 11 नंबर में ऑकवर्ड रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत ही ऑड रेशियो बच्चों, खास याद रखना, जिसका फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। पीबीआईटी का मीनिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 12 नंबर में बच्चों अर्निंग पर शेयर, जिसे प्यार से ईपीएस कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसका आंसर भी रुपीज में आएगा। 13 नंबर में है बच्चों कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद है बच्चों 14 नंबर के अंदर रेट ऑफ डिविडेंड, जो बच्चों एसवा में भी आपने देख लिया है, पर शेयर डिविडेंड और अर्निंग पर शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड। ये हुए बच्चों 9 से 14 ऐसे फॉर्मूला जिसका यूज बहुत ही कम एक आध क्वेश्चन में होगा बच्चों, पर हमें मेमोराइज करना जरूरी है। After completing all formula of ratio analysis, we are taking methods of interpretation through ratio। अब बच्चों आपके टॉपिक में जो चैप्टर का हेडिंग है खाली रेशियो नहीं है बच्चों, जैसे आपने फॉर्मूला अभी स्टडी किया पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, अब आपने आंसर ला दिया 10%, पर वो बच्चों 10% के मार्क नहीं है, यू हैव टू एक्सप्लेन, एनालिसिस भी आपके सिलेबस में है। तो बच्चों रेशियो गिनने के बाद रेशियो का एक मार्क है और दूसरा मार्क एनालिसिस का है। तो बुक में बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान कॉमर्स ने आपके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। तो रेशियो एनालिसिस में जो 5 प्रकार के एनालिसिस एक्सप्लेनेशन है वो मेथड्स के तौर पे मैंने लिख के आपके लिए तैयार कर दिया है। जैसे सबसे पहला प्रकार है ए कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर्स विथ लास्ट ईयर, यानी 2 साल का डेटा कंपेयर करना। कंपैरिजन विथ आइडियल रेशियो ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का बच्चों बेस्ट आंसर है उसके साथ कंपेयर करना। थर्ड मेथड बच्चों सी कंपैरिजन विद सेम बिजनेस यूनिट, जैसे राम और श्याम का बिजनेस हो दोनों की कंपैरिजन करना। और डी में है बच्चों कंपैरिजन विद ओनली रेशियो, खाली आपको 2 बिजनेस के रेशियो दिए और एनालिसिस करके आपको राइट डाउन करना हो। और लास्ट में है बच्चों ओनली एनालिसिस ऑफ 1 बिजनेस यूनिट, आपके पास मात्र एक बिजनेस का डेटा और बोला इसका एनालिसिस करो। ये 5 प्रकार के डिफरेंट मेथड है बच्चों जो एनालिसिस में आपको यूज करनी है। ये कहीं भी बुक में नहीं दिया है बच्चों, पर जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा वैसे आपको आइडिया आएगा कि मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में मैंने कौन सी मेथड आपको एक्सप्लेन की। ये बच्चों आपकी सारी थियरी रेशियो एनालिसिस की पूरी हुई। ये बच्चों जैसे मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया, यू हैव टू राइट डाउन ऑन फुलस्केप नोटबुक, चौपड़े के अंदर राइट डाउन करना है बच्चों, और राइट डाउन करने के बाद गूगल क्लासरूम में इसे सबमिट करवाना है। जैसे आप क्लास में करते हो वैसे ही काम आपको यहाँ करना होगा। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.